बच्चों, हमारा जो चैप्टर है ये है फ्रांसीसी क्रांति। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी चैप्टर है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन होगा, हैंड रेस करेगा, मैं आपका हैंड रेस देखूंगा, देन मैं आप लोगों का पूछ लूंगा कि किस बच्चे को क्या डाउट है। ठीक है बेटा? और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, पहले हैंड रेस कर लेना, फिर आप लोगों से आपके डाउट ले लिए जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस में होने वाली क्रांति की हम बात करेंगे, ठीक है ना? फ्रांस में होने वाली क्रांति की अब हम बात करेंगे। देखो बेटा, फ्रांस के अंदर मेन हम बात करेंगे कि बेटा फ्रांस के अंदर 3 स्टेट थे। प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग। पादरी वर्ग ये हिंदी मीडियम को डेडिकेटेड है। इंग्लिश मीडियम वाले इसे अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जिसमें जो कोर कंसेप्ट बेसिकली कहते हैं कि हाँ आपको ये वर्ड मीनिंग समझना है, तो ज़्यादा ऐसे एज इट एकदम डीप हिंदी नहीं रखूँगा और डीप इंग्लिश भी नहीं रखूँगा कि हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकें और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकें। बेटा पहले तो स्टेट का समाज, ठीक है ना? स्टेट मतलब कुछ वर्गों में बांटा गया है। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब हम आपको एकदम एग्जैक्ट पिक्चर इसकी दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो जरा, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा छोटा। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। स्टेट, ध्यान दें कि तृतीय स्टेट में कुछ लोग धनी हैं तो कुछ निर्धन भी हैं। ध्यान दें, तृतीय स्टेट में कुछ लोग धनी हैं तो कुछ लोग निर्धन भी हैं। प्रथम स्टेट के अंदर पादरी वर्ग। पादरी वर्ग कौन होता था बेटा? जो चर्च के मालिक हुआ करते थे, ठीक है ना बेटा? द्वितीय स्टेट यानी कुलीन वर्ग, ठीक है ना? तृतीय स्टेट में कौन आते थे? बड़े व्यवसायी, जिनके बड़े बड़े काम हुआ करते थे, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि। और इसको 3 भागों में बांटा गया था बेसिकली, समझो। ठीक है ना बेटा? थोड़ा सा किसान और कारीगर। उसके बाद और नीचे गिरो, छोटे किसान, भूमिहीन। भूमिहीन कौन होते थे बेटा? जिनके पास जमीन जायदाद भूमि या कुछ नहीं हुआ करता था। मजदूर या नौकर। ठीक है बेटा? किसकी बात करी हमने? मजदूर की और नौकर की। कुछ याद रखने योग्य की बातें। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज के 3 वर्ग में विभाजित था। फ्रांसीसी जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था आपका प्रथम स्टेट, जिसमें चर्च के पादरी आते थे। पादरी मतलब जो चर्च के अंदर काम किया करते हैं, चर्च के मालिक कह लो। द्वितीय स्टेट, जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था। ठीक है ना बेटा? कुलीन वर्ग वो वर्ग हुआ करता था जो अपने जमींदार हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग जिनके पास अपनी जमीन थी, जिनके पास अपनी जमीन थी। वॉइस क्लियर है सभी बच्चों को बेटा? एक बार हाथ उठा लेना अपना। ठीक है, ओके। तृतीय स्टेट में बड़े से, जिसमें बड़े व्यवसायी यानी बड़े कारखाने, जिनके बड़े बड़े काम होते, व्यवसाय हुआ करते थे, व्यापारी, अदालत के कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर आदि आते थे। इस बात को समझो, जिनके बड़े बड़े काम हुआ करते थे, या व्यापारी थे, या अदालत के अंदर जो कर्मचारी थे। बेसिकली ये कहना चाह रहा है जितने भी लोग नौकरी यानी जॉब किया करते थे, आज के डेट में वो आज भी अनसिक्योर्ड हैं, उनकी जॉब कभी भी जा सकती थी, इसीलिए, ठीक है ना, ये सारे लोग इसलिए तीसरे वर्ग में आया करते थे, जो अपना काम स्वयं किया करते। जैसे भूमिहीन किसान, जिन पे जमीन नहीं थी, दूसरों के यहाँ जाके काम लगते थे, जब उनसे कम में कोई बंदा मिल गया उस पर काम करवा लिया। लगभग 60% जमीन पर कुलीन और चर्च, ठीक है ना, और तीसरे स्टेट के अमीरों के आधी कार था। ठीक है ना? 60% जमीन पर कुलीनों का और चर्च, और तीसरे स्टेट के अंदर जितने भी अमीर, तीसरे स्टेट के अमीर कौन कौन है बेटा?
बड़े व्यवसायी, व्यापारी, ठीक है ना बेटा, बड़े व्यवसायी जिनके बड़े बड़े व्यवसाय होते थे या जो व्यापारी लोग थे, ठीक है ना, 60% लोग, जमीन जिनकी थी, कुलीन, जितने भी कुलीन थे, जितने भी पादरी वर्ग थे, और जिनके बड़े बड़े तीसरे स्टेट में जो अच्छे अमीर लोग थे, वो लगभग 60% जो हिस्सा था वो तो इन लोगों ने अपना अधिकार जमा रखा था। तीसरे स्टेट तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था, ठीक है ना। तीसरे स्टेट से चर्च भी कर वसूल किया करता था, जैसे टाइड, क्या नाम था उसका, टाइड। तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स था टाइल। ये कभी कभी एमसीक्यू में आया जाता है बेटा आप लोगों का, कि क्या बोला था इस, मैंने अभी आपको, तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर टाइड था। तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स टाइल था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, प्रथम में टोटल 2 स्टेट आते थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त हुआ करते थे, ठीक है ना बेटा। जैसे राज्य को दिए जाने वाले कर टैक्स में छूट, राज्य में सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा वहन किया जाते थे। इस लाइन से बहुत बड़ा मतलब हमारा समझ के आ रहा है, कई बार इस लाइन से क्वेश्चन आ जाता है हमारे पेपर के अंदर, कि पूछ लेता है कि 1 नंबर में पूछ लेगा वो कि जी कौन कौन से जो स्टेट थे वो जो कर थे नहीं, कर यानी टैक्स नहीं दिया करते थे, ठीक है ना। क्लियर है बेटा। अब देखो भाई, जिनको अपनी उसमें विरासत में चीज़ मिली हुई है वो तो आगे भी ट्रांसफ़र होगी, जैसे कि जो लोग राजाई ख़ानदान से थे, शहनशाही ख़ानदान से थे, उन्हें आगे भी ऐसे ही रखा जाता था, और जो लोग जिस तरीके से थे उनको वैसा ही ट्रीट किया जाता था। 1774 में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, ठीक है ना। इस टाइम पे कभी कभी पूछ लेते हैं लुई 16 फ्रांस की गद्दी पे कब आसीन हुआ, तो 1774 में हुआ। फ्रांस के बोरवे राजवंश का राजा था। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था। बेटा राज्यारोहण मतलब जब उसके हाथ में वो राज्य आया था, तो राजकोष यानी जो उसके जो जैसे होता है ना, जैसे छोटा भीम में आप देखते हो वो राजा जो छोटे भीम को कहते हैं लाओ जी इतने मोहरे ले लो, तो जो मोहरे जहाँ से आती है ना वो जगह खाली थी। बेटा ऐसा नहीं है कि मुझे उन जगहों के नाम नहीं पता, बस ये है कि मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि आप लोगों को पेपर के टाइम में भी याद रहे। इसका मुख्य कारण थे, क्वेश्चन आ जाता है, लुई 16 के पास धन की कमी क्यों थी, या राजकोष खाली होने के निम्नलिखित कारण क्या थे, तो समझो। खुशी समझ आ रहा है बेटा, हैंड रेस करना। ओके। लंबे युद्ध के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, युद्धों के अंदर पैसा बर्बाद किया जा रहा था। पूर्ववर्ती राजाओं की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची, मतलब जबरदस्ती का दिखावाबाजी। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, उन दोनों की लड़ाई हो रही है, लड़ने तो जबरदस्ती तुम क्यों उसमें उंगलबाजी दे, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। जनसंख्या का बढ़ना और जीविका का संकट, जो लोग पहले थे, हम मान लो किसी राज्य में 2000 लोग रहते हैं, 2000 लोगों का खाना नहीं हो रहा, अब सभी के बच्चे हो गए, तो वहीं कितना हो गया, 3000 लोग हो गए टोटल। अब क्या हुआ, जीविका पे मतलब जीवन जीने पे संकट आ गया। ऐसे आपके संकट आए थे। समझ में आया आपको क्या बताया गया? ये पेज जो मैंने बताया है आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया मुझसे? मैंने क्या पूछा आप सभी लोगों को समझ में आया है नहीं आया? सिर्फ हैंड रेस करो, मैं समझ जाऊँ। किट्टू आपको समझ में आ रहा है?
अच्छा हैंड रेज है इसका भी, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड में देख लेता हूँ। अभी सिर्फ 3 बच्चों को समझ में आ रहा है, मान्या, परीप और किट्टू। खुशी को नहीं समझ में आया, बुलबुल को नहीं समझ में आया। ओके ओके ठीक है, सबके हैंड रेज हो गए, ओके ओके ठीक है। मध्यम वर्ग जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, ये जन्म आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। यानी मध्यम वर्ग के जितने भी लोग थे, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आया करते थे, जो जन्म के आधिकारिक विशेषाधिकार पर, मतलब को जो जन्म से ही जो उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, जो विशेषाधिकार उनके होने चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने कई सारे प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता चला गया, कर्ज का दबाव बढ़ता चला गया, लुई सोल्वे ने 5 मई को 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों की मंजूरी ली जा सके। भाई जो पुराना था उससे तो काम पूरा नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करा कि आपको सीधी एक बात कही गई कि हाँ भाई किस तरीके से अब हम अपनी रिकवरी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कर बढ़ा दिए जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे अपना जोर बनाओ, ऐसी बात, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बनाने के लिए उन्होंने किसकी बैठक बुलाई थी? एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों यानी नए तरह के टैक्सों की मंजूरी ली जा सके। मान्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में आपको? नहीं भैया। ओके। स्टेट जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर होता था, ताकि ना कि व्यक्ति के आधार पे। यानी देखा जाता था किस स्टेट का बंदा है, उसी हिसाब से उसको मतदान की, ठीक है ना, मतदान की जो है अधिकार दिया जाए। जबकि तीसरा वर्ग जो था, तीसरा स्टेट, वो सबसे निचला वर्ग हुआ करता था, उसको तो नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। उसको तो नहीं दिया जाना चाहिए। पर अब की बार तीसरे स्टेट के लोगों ने भी मतदान करने की मांग करने लगे, पर उनकी जो मांग थी वो खारिज कर दी गई, ठीक है ना। तीसरे स्टेट के लोगों ने बैठक कर सभा के बाहर चले गए। 20 जून 1789 को वो लोग वारसाई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए, जहां अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। आप इस बात को समझने की कोशिश करना, ये नेशनल असेंबली कैसे घोषित हुई? नेशनल असेंबली जब उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया उसका कारण भी आपको बताया गया। और नेशनल असेंबली के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हुए, जिन लोगों को वहां से वापस भेजा गया, कहाँ पे हुई? टेनिस कोर्ट के अंदर हुई, ठीक है ना। नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार बहुत गर्म का मतलब है पूरी बातें चर्चा में थी, और जगह जगह पे हिंसक प्रदर्शन होने लगे, जगह जगह पे लड़ाई, दंगे सब होने लगे। 14 जुलाई 1789 को क्रोध भीड़ में बास्तिल के किले को तोड़ दिया गया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवाया गया। मतलब क्रोध भीड़ मतलब जो अंधाधुन भीड़ कहते हैं उसको कह लो, ठीक है ना। उस भीड़ के अंदर बास्तिल के किले को तोड़ा गया और किन कैदियों को रिहा कराया गया? पूछ लेते हैं, बास्तिल के किले से किन कैदियों को रिहा कराया गया बेटा? तो राजनीतिक कैदियों को रिहा कराया गया। बास्तिल के किला का सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। बास्तिल का किला जो था वो सम्राट की कई सारी शक्तियों को रिप्रेजेंट किया करता था, यह उनका एक प्रतीक हुआ करता था। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों
का अनुमान करके लुई सोल्वे ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। ठीक है ना। पर जैसे जैसे पता चलने लगा जी हमारी प्रजा इतनी स्ट्रांग होती जा रही है, हमसे आगे जा रही है, ये जो असेंबली है काफ़ी बड़ी है और इसमें सारे तृतीय स्टेट है, मेरी बात थी तृतीय स्टेट है, तो लुई सोल्वा की जब शक्तियाँ जो डाउन पड़ने लगी क्योंकि उस पर राजकोष कुछ था नहीं। राजकोष क्या बताया मैंने आपको, बताया था ना छोटे भीम वाला, उसे राजकोष कहते हैं, जो राजा के पास जितना भी धन मुद्राएं गहने जितने भी थे उसकी। ठीक है, तो इसलिए उसको इस बेसिस पे स्वीकार किया गया। 4 अगस्त की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य बंधनों वाली समितियों व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित किया। मतलब जो भी जबरदस्ती के कर या नाजायज कर लोगों से लिए जा रहे थे उसके खिलाफ एक आदेश पारित किया। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। यानी संविधान के अनुसार राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र तो होगा पर एक नियम और कानून के साथ। संविधान में पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। नए संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक, अरे बताता हूँ बेटा एक सेकेंड। मतदान के अधिकार, किस किस को मतदान का अधिकार था, यानी वोट देने का अधिकार किस किस को, कुछ कुछ सक्रिय लोगों को यानी कुछ कुछ लोगों को दिया गया जिसमें पुरुष थे और जिसमें भी जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो। मतलब जो 3 दिन के अंदर जो कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसका जो कर इतना कर है वो बराबर देते हो वही। महिलाओं और अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। निष्क्रिय मतलब जिनसे कोई काम धाम नहीं हो रहा। निष्क्रिय मतलब कि एक तरह का न्यूट्रल, जीरो कह लो। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित किया गया। हस्तांतरित का मतलब जानते हो बेटा? हस्तांतरित का मतलब है बांटना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हमें यहाँ याद आ गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्य ने रॉबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। किसने किया? रॉबेस्पियर ने। ठीक है ना। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेक्शन का नाम दिया गया। बेटा कन्वेक्शन क्या होता है? जब 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेक्शन का नाम दिया गया। 21 जनवरी 1793 कोई लुप्त गुट को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी। एक गुट था, उसे फ्रांस के खिलाफ जो था उसको दिखाने के लिए फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना। 1793 से 1794 एक साल के दौरान रॉबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज्य किया, इसलिए इस काल को आतंक का काल भी किया जाता है। आतंक का काल कौन सा काल है? जिसमें रॉबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज्य किया, उस काल को आतंक का काल कहते हैं। और रॉबेस्पियर कौन था बेटा? जून 1794 में रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब ये आप बताओगे गिलोटिन क्या होता है? रॉबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। मध्यम मतलब प्रथम नहीं, जो उसके बाद जो जमींदार थे उनके। 5 सदस्य वाली कार्यपालिका यानी डायरेक्टरी
या डायरेक्टरी कह लो, डायरेक्टरी कह लो, एक ही बात है, कि नियुक्त किया गया जो फ्रांस के शासन को देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद में उनके हितों का टकराव होता था। यानी जो भी वो तर्क रखा करती थी या वितर्क रखा करती थी, सामने बताया करती थी, उसका कई बार तर्क वितर्क किया जाता था, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट, ये कई बार पूछ लेते हैं वर्ड जो है। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। उसने 1799 में डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया। 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। 1815 में वाटरलू में उसकी पराजय हुई और उसे बंदी बना लिया गया, यानी उसे एक जगह पे रख दिया गया। चलिए सीधे ऐसी कराते हैं। फ्रांस क्रांति के मूल तत्व स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ने पूरी विश्व पर प्रभाव डाला। 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। महिलाओं का मतदान का अधिकार कब मिला? 1946 में जाकर, ठीक है ना। अब फ्रांस के अंदर जो शासन किया गया वो कैसे किया गया? देखो, फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की स्थिति क्या थी? सबसे ज़्यादा तो हम दोबारा इसको रिकॉल कर रहे हैं। देखो, फिजूल खर्ची की वजह से खाली राजकोष, जीविका का संकट, जीने में दिक्कत, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की सहायता करने से बढ़ता हुआ कर्ज कह लो या बोझ कह लो, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो करना चाहिए भाई, बल्कि किसी को भी अगर अधिकार देना चाहिए तो वो उसके वर्ग के हिसाब से देना चाहिए। इसका कोई लेना देना नहीं है उसने कहाँ पैदा हुआ है, वो कहाँ पैदा नहीं हुआ है। क्लियर है? फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? देखो, सबसे पहला तो सामाजिक कारण, समाज का विभाजन, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार। राजनीतिक कारण क्या था? कमजोर शासक, लुई 16वें की खराब नीति, लुई 16वें की खराब नीति। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक यानी पैसों की दिक्कत। क्या हुई? पैसों की दिक्कत भाई सीधी सीधी ये हुई, खाली राजकोष, यानी जो आपका राजकोष था, यानी जो धन था राजा का, खत्म होता चला गया, कर्जा बढ़ता चला गया, फसलें जितनी भी उगाई थी वो खराब हो गई। तत्कालिक कारण यानी 1789 में कर बढ़ाने के कारण, यानी उसका राशन आगे कैसे नहीं चल पाया, उसने कर बढ़ा दिए थे। एस्टेट जनरल के उसके अंदर तृतीय स्टेट को भगा दिया था या बैठने का अधिकार नहीं दिया था। दार्शनिक के अंदर दार्शनिकों का योगदान क्या था? लोगों पर दार्शनिकों के विचार के प्रभाव डालना। ऐसा जरूरी नहीं था कि सब लोग उन्हीं की बात माने, लोगों के पास अपनी सोचने समझने की क्षमता या वो क्षमताएं होनी बहुत ज़रूरी है। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का अंत, ठीक है ना। स्वतंत्रता और समानता, भ्रातृत्व पर आधिकारिक शासन के मॉडल की प्रस्तुति। अब देखो, फ्रांस का जो आपका ये था, ठीक है ना, PNABM, ठीक है ना, MPNB, ठीक है ना, ये फ्रांस का जो है मैप है बेटा। बेटा आपको इस मैप के अंदर कोई दिक्कत हो, बेटा देखो ये वही श्रीलंका है, समझ रहे हो? ये वही श्रीलंका है जो उंगली दिखा रहा तुम, इसकी उंगली से बच के रहना, इसकी उंगली अच्छी नहीं है, इसकी उंगली में बहुत सारे कीड़े हैं जो श्रीलंका के कई लोगों को मार चुके हैं। आप लोगों को समझ में आया फ्रांस कहाँ है, नेट्स कहाँ है, बोरेक्स कहाँ है और मार्शल्स कहाँ है? क्लियर हुआ बेटा? किस बच्चे को नहीं समझ में आया? बेटा बोलो, नहीं समझ में आया है तो बेटा मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ, आप पूछो मेरे से। मैं आपको एक बार दोबारा पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देता हूँ, डेट के हिसाब से, तारीखों की नज़रिए के हिसाब से, कि कब कब हमने क्या क्या काम किए, ठीक है ना बेटा। ये जो बीच की तारीखें जो हैं, इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा बनाया है, ये क्वेश्चन देखना। क्या क्वेश्चन है?
ठीक है ना। ये बुक बहुत ही अच्छी है, सफिशिएंट है किसी बच्चे को पास करने। 1774 में लुई सोलवे फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ आया था। तो 5 मई 1789 को क्या हुआ, 1791 को क्या हुआ, जुलाई 1794 को क्या हुआ, ठीक है ना बेटा। ये आपको इसके अंदर डेट्स में फिल करना है। इसका आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे पेज का, आप कल होमवर्क में मुझे करके लेके आओ। समझे बच्चों? बच्चों बोलो, बच्चों मैं हटा दूं? अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बताओ। बच्चों अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं स्क्रीन आगे करूंगा। बच्चों सिर्फ 4 बच्चों ने 5 बच्चे, ठीक है बेटा ठीक है। ये इसने नहीं लिया खुशी, दूसरी वाली खुशी ने, ठीक है ओके बेटा मैं स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ। अब देखो, अब आप कहोगे यार ये तो कुछ ज़्यादा कपड़ों से बाहर जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में समझेंगे। एक एक क्वेश्चन का आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट आप ले लो। और हम आपको कल जब आपकी क्लास में हम आएंगे तब हम आपको ये चीज़ें समझाएंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत?